नमस्कार। पिछले 2 हफ्तों की जो अहम घटनाएं हैं, आज हम उनकी जरा गहराई से पड़ताल करेंगे, खासकर ईरान और मध्य पूर्व में। हमारे पास कई स्रोतों से जानकारी है और आज का हमारा मिशन ये समझना है कि ईरान एक शतरंज के माहिर खिलाड़ी की तरह चाले चल रहा है या फिर एक घायल शेर की तरह है जो बस चारों तरफ से घिर गया है। बिल्कुल, हम इन घटनाओं को अलग-अलग नहीं बल्कि एक साथ जोड़कर देखेंगे। समुद्र में तनाव से लेकर ईरान के अंदरूनी हालात और जो अंतर्राष्ट्रीय दबाव है, इन सब को मिलाकर ये समझने की कोशिश करेंगे कि इसके पीछे की बड़ी तस्वीर आखिर है क्या। और ये प्रस्तुति प्रोवेव एआई द्वारा प्रायोजित है और स्टाइलो न्यूज़, जो कि एक एआई संचालित समाचार एप्लीकेशन है, उसके द्वारा तैयार की गई है। तो चलिए शुरू करते हैं हॉर्मुज जलडमरू मध्य की एक बहुत ही दिलचस्प घटना से। 14 नवंबर को ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स मतलब IRGC ने एक तेल टैंकर तलारा को जब्त कर लिया। अब देखिए, इस तरह की घटनाएं पहले भी हुई हैं, लेकिन इस बार कुछ बातें थोड़ी अलग थीं। जी, ईरान का तो कहना था कि ये जहाज अनधिकृत कार्गो ले जा रहा था, लेकिन अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने इसे सीधे सीधे अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया। और ये सब कुछ हुआ ईरान और इजराइल के बीच हुए उस 12 दिवसीय संघर्ष के ठीक बाद। हाँ, जब माहौल पहले से ही बेहद तनावपूर्ण था। यहाँ पर एक बात मुझे बड़ी अजीब लगी, 5 दिन तक जहाज को पकड़ कर रखा और फिर 20 नवंबर को उसे जाने दिया। हाँ, लेकिन उसका सारा माल उतार कर। तो इसका क्या मतलब निकाला जाए? क्या ये सिर्फ अपनी ताकत दिखाने का एक तरीका था? ताकत दिखाना तो एक हिस्सा है ही, लेकिन शायद इससे भी ज्यादा कुछ और। ईरान दुनिया को ये संदेश देना चाहता है कि इस समुद्री रास्ते पर उसका नियंत्रण है। लेकिन कुछ विश्लेषक इसे एक और नजरिए से देख रहे हैं। जब आपके घर के अंदर बहुत समस्याएं चल रही हों, तो अक्सर बाहर एक बड़ा तमाशा खड़ा करना ध्यान भटकाने का एक अच्छा तरीका होता है। अच्छा, ये तो एक क्लासिक देखो उधर क्या हो रहा है वाली रणनीति लगती है ना? जानबूझकर तो एक ऐसे जहाज को निशाना बनाया जिसके पीछे कोई बड़ा देश सीधे तौर पर खड़ा नहीं होगा। ये एक बहुत ही श्रूड ऑब्जर्वेशन है। इसे फ्लैग ऑफ कन्वीनियंस कहते हैं। अच्छा, ऐसा करके ईरान ने अमेरिका या किसी यूरोपीय देश को सीधे नाराज किए बिना अपनी बात कह दी। लेकिन जैसा आपने कहा, असली कहानी शायद ईरान के अंदर चल रही है। तो चलिए फिर ईरान के अंदर चलते हैं, क्योंकि वहां भी माहौल काफी गरमाया हुआ है। ऐसा लग रहा है कि ईरान एक ही समय पर कई लड़ाइयां लड़ रहा है, और सबसे बड़ी लड़ाई शायद वो अपने ही घर में लड़ रहा है। हाँ, और ये लड़ाई 2 मोर्चों पर चल रही है। पहला मोर्चा है खुद ईरान के सुरक्षा तंत्र के भीतर। सुरक्षा तंत्र के भीतर, जी। IRGC और दूसरी खुफिया एजेंसियों के अंदर एक गहरा शक और अविश्वास का माहौल बन गया है। उन्हें डर है कि इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने उनके सिस्टम में बहुत गहरी पैठ बना ली है। एक मिनट, जब आप कहती हैं कि सुरक्षा तंत्र के अंदर अविश्वास है, तो इसका मतलब क्या है? क्या अधिकारी एक दूसरे पे शक कर रहे हैं? बिल्कुल, इसका मतलब है कि वफादारी साबित करने की होड़ मची हुई है। हर कोई दूसरे पर जासूस होने का शक कर रहा है, और ये सिर्फ कोई अंदरूनी फुसफुसाहट नहीं है। ईरानी संसद के स्पीकर मसूद पेजेश्किन ने सार्वजनिक तौर पर कहा है कि ये आंतरिक कलह शासन को अंदर से खोखला कर रही है। क्या बात है! उन्होंने इसे आत्मक्षति यानी सेल्फ हार्म तक कह दिया। संसद का स्पीकर खुद सार्वजनिक तौर पे ये कह रहा है, ये तो बहुत बड़ी बात है। ये शासन के भीतर की गहरी दरारों का एक बहुत बड़ा संकेत है। ये दिखाता है कि टॉप लेवल पर भी लोग समझ रहे हैं कि असली खतरा बाहर से ज्यादा अंदर से है। और यही हमें दूसरे मोर्चे पर ले जाता है, जो है आम जनता का गुस्सा। क्या ये उन विरोध प्रदर्शनों से जुड़ा है जिनके बारे में हमने सुना है? जी, 17 नवंबर को जो हुआ वो बहुत अहम था। देश के 19 प्रांतों में रिटायर्ड लोगों और मजदूरों ने एक साथ मिलकर प्रदर्शन किए। एक साथ? हाँ, ये कोई अचानक हुआ प्रदर्शन नहीं था, बल्कि पूरी तरह से कोऑर्डिनेटेड था। और वे सिर्फ अपनी पेंशन की मांग नहीं कर रहे थे, वे सीधे तौर पर IRGC और सर्वोच्च नेता खमेनेई से जुड़े भ्रष्टाचार पर उंगली उठा रहे थे। मतलब ये गुस्सा अब सिर्फ आर्थिक तंगी तक सीमित नहीं रहा, ये सीधे सत्ता के केंद्र पर निशाना साध रहा है। एकदम सही। जब लोग उन लोगों के खिलाफ नारे लगाते हैं जिन्हें शासन का आधार माना जाता है, तो ये एक बहुत खतरनाक मोड़ होता है। और वजह क्या है? देखिए, गुस्सा सिर्फ पेंशन को लेकर नहीं है। देश में पानी की भयानक किल्लत है, महंगाई आसमान छू रही है, और ऊर्जा की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। ये सारी चीजें मिलकर एक ऐसा माहौल बना रही हैं जिसमें लोगों के पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा है। और
इसी माहौल में एक और दिलचस्प बात सामने आ रही है। ईरान के आखिरी शाह के बेटे रजा पहलवी का प्रभाव युवाओं में बढ़ रहा है। हाँ, ये भी एक पहलू है। ये थोड़ा अजीब नहीं है? एक ऐसे व्यक्ति का प्रभाव बढ़ना जिसका परिवार दशकों पहले सत्ता से बेदखल कर दिया गया था। अजीब लग सकता है, लेकिन ये उस दुष्चक्र का हिस्सा है जिसकी हम बात कर रहे हैं। जब देश में आर्थिक बदहाली होती है तो लोग सड़कों पर उतरते हैं। जब लोग विरोध करते हैं तो शासन को लगता है कि ये बाहरी ताकतों की साजिश है। इसी माहौल में युवा पीढ़ी, जिसने शाह का दौर नहीं देखा, वो सिर्फ कहानियों में पुराने ईरान की स्थिरता के बारे में सुनती है। अच्छा। IRGC के एक प्रवक्ता ने खुद इस पर चिंता जाहिर की है। वे आज की मुश्किलों की तुलना उस दौर की एक काल्पनिक स्थिरता से करते हैं और ये इस्लामिक गणराज्य के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो ईरान के अंदर एक तरह का तूफान चल रहा है, लेकिन दुनिया चुपचाप बैठकर ये तमाशा नहीं देख रही होगी। बिजली विभाग ने ईरान की शैडो इकोनॉमी, मतलब तेल की काली कमाई से जुड़े जहाजों, कंपनियों और यहाँ तक के एक बल्गेरियाई नागरिक को भी निशाना बनाया है। और मकसद क्या है? मकसद सीधा है, ईरान की सेना और उसके परमाणु कार्यक्रम की फंडिंग को रोकना। और ईरान इसका जवाब कैसे दे रहा है? जाहिर है वो चुप तो नहीं बैठे होंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। ईरान कई मोर्चों पर एक साथ काम कर रहा है। सैन्य मोर्चे पर वो चीन की मदद से अपनी मिसाइल टेक्नोलॉजी को आधुनिक बना रहा है। और हाल के संघर्षों से सबक लेते हुए वे इजराइल के साथ एक लंबे युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन असली खेल कहीं और चल रहा है, और वो है साइबर दुनिया में। हमने अट्रैक्टिव कैट नाम के ग्रुप के बारे में सुना है, ये क्या है? अट्रैक्टिव कैट IRGC से जुड़ा एक हैकर ग्रुप है। हाल ही में उन्होंने इजराइल की डिफेंस कंपनियों और यहाँ तक कि हवाई अड्डों जैसे महत्वपूर्ण ठिकानों पर बहुत ही सोफिस्टिकेटेड साइबर हमले किए हैं। अच्छा। और ये असम्मित युद्ध यानी एसिमेट्रिक वॉरफेयर का एक बेहतरीन उदाहरण है। असम्मित युद्ध, क्या आप इसे थोड़ा आसान भाषा में समझा सकती हैं? जरूर। इसका सीधा सा मतलब है कि आप अपने दुश्मन से वहां नहीं लड़ते जहां वो मजबूत है, बल्कि वहां हमला करते हैं जहां वो कमजोर है। ओके। ईरान जानता है कि वो इजराइल से पारंपरिक सैन्य ताकत में शायद मुकाबला न कर पाए। एक फाइटर जेट बनाने में अरबों डॉलर लगते हैं। उससे कहीं ज्यादा सस्ता है अट्रैक्टिव कैट जैसे हैकर ग्रुप को फंड करना और उनसे किसी एयरपोर्ट का सिस्टम ठप करवा देना। मतलब कम जोखिम में ज्यादा असर। बिल्कुल, यही रणनीति है। ये तो समझ में आता है। लेकिन ईरान की एक और बड़ी ताकत उसके प्रॉक्सी समूह रहे हैं, जैसे लेबनान में हिजबुल्लाह या यमन में हूथी। क्या उन पर ईरान का नियंत्रण अभी भी उतना ही मजबूत है? ये एक बहुत ही पेचीदा सवाल है। इसका जवाब हाँ और ना दोनों है। इराक में ईरान समर्थक गुटों ने संसद में अपनी ताकत बढ़ाई है, जिससे तेहरान को वहां एक मजबूत रणनीतिक पकड़ मिली है। लेकिन यमन में कहानी बिल्कुल अलग है। हूथी विद्रोहियों के बारे में क्या खबर है? वे तो हमेशा से ईरान के वफादार सहयोगी माने जाते रहे हैं। लेकिन अब हूथी विद्रोही ज्यादा आजादी से काम कर रहे हैं। उनका कंट्रोल ईरान के हाथ से फिसलता जा रहा है। सच में? जी। हालात इतने बिगड़ गए कि ईरान को अपने एक बहुत ही सीनियर IRGC कमांडर अब्दुल रज़ा शहलाई को सना भेजना पड़ा ताकि नियंत्रण फिर से स्थापित किया जा सके। और लेबनान में हिजबुल्लाह का क्या हाल है? लेबनान में भी स्थिति तनावपूर्ण है। ईरान हिजबुल्लाह पर दबाव डाल रहा है कि वो इजराइल के खिलाफ ज्यादा आक्रामक रुख अपनाए। ईरान चाहता है कि हिजबुल्लाह अपनी रणनीतिक धैर्य की नीति को छोड़े। अगर ऐसा होता है तो ये पूरे क्षेत्र को एक बड़े युद्ध में धकेल सकता है। तो अब इन सभी घटनाओं पर अलग अलग किरदारों के नजरिए को समझते हैं। ईरान खुद अपनी इन कार्रवाइयों को कैसे देखता है? ईरान के सुरक्षा अधिकारी और IRGC अपनी हर कार्रवाई को राष्ट्रीय सुरक्षा और संप्रभुता की रक्षा के तौर पर देखते हैं। वे इसे अपने कानूनों को लागू करने और बाहरी खतरों का मुकाबला करने के तरीके के तौर पर पेश करते हैं। ये उनकी आधिकारिक कहानी है। और अमेरिका और उसके सहयोगियों की कहानी? हाँ, उनका नजरिया 180 डिग्री अलग है। वे ईरान की हर हरकत को क्षेत्रीय अस्थिरता फैलाने और अंतर्राष्ट्रीय नियमों को तोड़ने की कोशिश के रूप में देखते हैं। और सऊदी अरब जैसे देश? सऊदी अरब जैसे क्षेत्रीय खिलाड़ी बहुत सावधानी से सब कुछ देख रहे हैं। कुछ सूत्र बताते हैं कि वे अमेरिका ईरान के बीच बातचीत में एक मध्यस्थ की भूमिका भी निभा सकते हैं। सोशल मीडिया पर इस बारे में क्या चल रहा है? सोशल मीडिया पर भी दुनिया बटी हुई है। अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म्स पर कुछ लोग इजराइल के सुरक्षा कदमों का समर्थन कर रहे हैं, तो वहीं बहुत से लोग इस तनाव के बढ़ने के खतरों को लेकर चेतावनी दे रहे हैं। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आगे क्या हो सकता है? हमें किन चीजों पर नजर रखनी चाहिए?
मेरे हिसाब से 3 प्रमुख घटनाक्रमों पर नजर रखनी होगी। पहला, ईरान के अंदर जासूसी के शक में जो जांच और शुद्धिकरण चल रहा है, इससे शासन के भीतर सत्ता का संघर्ष और तेज हो सकता है। दूसरा, आपने इराक का जिक्र किया था। सही, इराक में सरकार बनाने की प्रक्रिया बहुत महत्वपूर्ण होगी। इससे साफ हो जाएगा कि उस देश में और पूरे क्षेत्र में ईरान का प्रभाव कितना मजबूत होता है या कमजोर। और तीसरा, और शायद सबसे अहम, ईरान और इजराइल के बीच ये जो एक अघोषित युद्ध चल रहा है। हाँ, ये तनाव कम होने वाला नहीं है। हमें समुद्री क्षेत्र में और टकराव देखने को मिल सकते हैं और साइबर स्पेस में हमलों की तादाद और तीव्रता दोनों बढ़ सकती हैं। तो शुरू में जो सवाल हमने उठाया था कि ईरान शतरंज का खिलाड़ी है या घायल शेर, उसका जवाब शायद ये है कि वो दोनों है। वो कुछ जगहों पर बहुत सोची समझी चालें चल रहा है, तो वहीं कुछ जगहों पर सिर्फ अपने अस्तित्व को बचाने के लिए पंजे मार रहा है। आज की ये बातचीत इन जटिल घटनाओं की एक झलक थी। इन सभी जानकारियों को अलग अलग स्रोतों से इकट्ठा करके एक साथ समझना वाकई बहुत मुश्किल हो सकता है। और यहीं पर स्टाइलो न्यूज़ काम आता है। स्टाइलो न्यूज़ एक मोबाइल और कंप्यूटर ऐप है जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये आपको सैकड़ों पारंपरिक समाचार स्रोतों और एक्स, जो पहले ट्विटर था, से जानकारी लेकर आपके लिए व्यक्तिगत इंटेलिजेंस शैली की ब्रीफिंग तैयार करने की सुविधा देता है। ये एआई की मदद से अपनी जरूरत के हिसाब से समाचार पाने का एक बहुत ही शक्तिशाली तरीका है। हम श्रोताओं को www.stylonews.com पर जाकर स्टाइलो न्यूज की सदस्यता लेने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपके पास भविष्य की चर्चाओं के लिए कोई विषय है तो हमें जरूर बताएं। और ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए अपने पसंदीदा सोशल मीडिया पर स्टाइलो न्यूज को फॉलो करना ना भूलें।